गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हम भारतीय संविधान के बनने के बारे में पढ़ेंगे और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कुछ एक वीडियोस हमारे आ गए हैं, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, वो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। अब इसमें देखिए, जो सबसे पहले चीज आती है हमारे पास, वो ये संविधान का भाग 5 है। और इसमें जो अध्याय 1 है वो है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है और कंटिन्यू करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, 63 आर्टिकल के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये आर्टिकल 64 में इस चीज की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 65 है कि राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह है आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, अब जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह भी राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और उसका भी एक निर्वाचक मंडल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के केस में क्या था कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होगा, सिर्फ संसद के होंगे और सभी होंगे जिसमें निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो है संसद के, वो भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 66(3) के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की मिनिमम आयु हो, और बाकी सब कुछ चेंज रहता है, जैसे वह लाभ के पद पे ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आयु। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए मिनिमम आयु है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम आयु है 25 ईयर्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो पीछे कमीशन में भी आया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु कितनी है अगर वह राज्यसभा का सदस्य है। तो देखिए, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मिनिमम आयु उपराष्ट्रपति के लिए है 35 ईयर्स। अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं कि उसका जो पदावधि है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, और जिस तरह राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग से उसे हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में जो बहुमत होता है उसी से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और जब भी कभी ये वोटिंग होनी होती है तो उससे 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है। ठीक है, और इन केस अगर जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जगह कार्य कर रहा हो, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो गया हो और उपराष्ट्रपति एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हो,
उस सिचुएशन में अगर उनको हटाना हो तब फिर महाभियोग लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर हटाना हो तो राज्यसभा में एक संकल्प द्वारा उसको हटाया जा सकता है, जिसे बहुमत से पारित होना होता है राज्यसभा में। ठीक, और लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए। सिंपल सा ये है। कार्यकाल मेनली इसमें है 5 वर्ष। देखिए, अब शपथ है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। देन जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि आर्टिकल 64 है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष के रूप में अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। तो ये सिंपल है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। अब जैसे आर्टिकल 65 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है 65(1) में। ठीक है, और इसमें कोई और ज्यादा चीज नहीं है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उसे वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले मिलते हैं, फिर उसको उपराष्ट्रपति वाले वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं। देन इसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है वही वास्तविक कार्यपालिका है। कार्यपालिका वास्तविक का अर्थ होता है जो एक्चुअली जिसके पास पावर होती है। तो इसमें देखो कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि नागरिक उसमें भागीदारी नहीं करते। और जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसमें जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अपने संसदीय क्षेत्रों से, और उसके बाद जो बहुमत दल दल होता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, वो अपना एक नेता चुनता है जिसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। सो इनडायरेक्टली इसमें लोगों का मतदान होता है जिससे वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर अपना एक नेता चुनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोगों का प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव में लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली केस में आम चुनावों के बाद यानी लोकसभा चुनावों के बाद बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाता है, शपथ दिलाता है और फिर वो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इन केस अगर किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, उस केस में राष्ट्रपति जो है वो बड़े दल को या फिर ऐसे दल को जिसकी संभावना होती है कि वो बहुमत सिद्ध कर लेगा, यानी कि उसे अन्य दलों का समर्थन प्राप्त हो, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना जो है वो जरूरी है। अब वर्तमान में जो हमारी संसदीय व्यवस्था है यानी लोकसभा है उसमें 543 सीट्स के लिए चुनाव होता है, और जिसको हम जादुई आंकड़ा बोलते हैं 272 सीट्स का, यानी कि 272 सीट्स जिसके पास होंगी वो सरकार बना लेगा। अब देखिए इसमें है कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं। सो प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है, और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। सो प्रधानमंत्री की जो डिफरेंट शक्तियां होती हैं वो, या उसके जो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हैं देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि। ये सारे काम जो हैं ये प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता होता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त हो, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। उसके बाद वह मंत्रिमंडल का गठन करता है, यानी कि वो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। ठीक। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसके बाद देखिए, जो प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो जो भी मंत्री परिषद निर्णय लेता है उस मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि वास्तविक मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन संवैधानिक मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है। तो उनको सूचना दी जाती है कि हमने ये फैसला लिया है। देन जो प्रशासन की उच्च या सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग, लोकपाल, चुनाव आयुक्त इत्यादि इत्यादि। सो इनकी नियुक्तियों का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो नियुक्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही उनको नियुक्त किया जाता है। सो इनडायरेक्टली देखें तो प्रधानमंत्री ही उनकी नियुक्ति करता है, वही सिफारिश करके उनको आगे भेजते हैं और राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, जल संसाधन परिषद है, इन सब का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहले योजना आयोग होता था, अब उसके स्थान पे नीति आयोग है। तो इन सब का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। सो देखो, अब इसमें जैसे एक कहावत है या सेइंग कही जाती है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज है, यानी कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है। यानी कि जो देश होता है वो एक शिप है, जो मंत्रिमंडल है वो उसका क्रू है, और उनका जो कैप्टन होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब इसमें हम आगे बात करते हैं सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में। सो इसमें जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं हमारे वो आते हैं 74, 75, 77। इनको आगे भी देख लेंगे हम, उनमें क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए। जैसे आर्टिकल 74 है, इसमें मंत्री परिषद के गठन की बात की जाती है और मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि जो प्रधानमंत्री पद है वो किस अनुच्छेद के तहत है। सो ये 74 के तहत उसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पद का वर्णन है। आर्टिकल 75 में उनकी नियुक्ति होती है। पद का प्रावधान 74 में है, नियुक्ति 75 में है। और एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो यहाँ पे येलो में बैकग्राउंड में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। सो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें आगे बात करें हम, तो देखिए एक चीज आती है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। दोनों, जो मंत्रिपरिषद है वो विस्तृत व्यवस्था है, यानी कि उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन दोबारा आ गई कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब इनमें जो मुख्य अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, वो ये है कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री हमारे मेन मंत्री होते हैं, जैसे फिनांस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं। और
जो उसके साथ ही जो मंत्रिपरिषद है वो सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। मीन्स ये बैठक नहीं करते, मंत्री बना दिए गए हैं, 60-70 मंत्री होंगे, ये सब सभी जो है वो मंत्रिपरिषद में आते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में ओनली प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही इसका भाग होते हैं। और ये जो मंत्रिमंडल है यही सारे निर्णय लेता है, ठीक है, इसी को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो उन निर्णयों को लागू करवाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद हो गए सारे मंत्री, जो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है, इसमें होंगे कैबिनेट मंत्री, यानी राज्य मंत्री और उपमंत्री मंत्रिपरिषद में तो होते हैं लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो इनका हेड होता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद में सारे ही मंत्री आएंगे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। अब इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो पहले भी हमने थोड़ी सी डिस्कस किए, आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्तियां। आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। और आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेते हैं उनकी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देनी होती है आर्टिकल 78 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 74 और 75 कि प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है वो 74 में है, उनकी नियुक्ति जो है वो 75 में है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था 74 में है, मंत्रिपरिषद का गठन जो है 75 में है। ठीक है, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे हमारे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी इतना ही करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा मेनली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा, उसको कवर करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।